हिमाचल जैसा भू कानून नहीं चाहिए हमें। हिमाचल के अंदर लाहौल स्पीति जैसा भू कानून चाहिए। लाहौल स्पीति में ऐसा है कि हिमाचल का बंदा भी लाहौल स्पीति, अगर वो लागू होता है तो पहाड़ के 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ नदी। उत्तराखंड एकता मंच ने चुनाव नहीं लड़ता। हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को चीजें इकट्ठा करें और कुछ भी बोल दे। जैसे एक होता है नेता, नेता का काम होता है लोगों को उल्टा सीधा झूठ बोलो। और जौनपुर और राठ के लोग हैं, उन्होंने भी अपने को फर्स्ट साबित करके ओबीसी का दर्जा लिया। तो जब उनको ओबीसी का दर्जा मिला है उसी देश के जमाने में जिन जिन इलाकों को ट्राइब मानते थे उनको वहां पे उन्होंने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू किया। वो पहाड़ में भी लगा हुआ था। उस समय तो कुमाऊं कम्युनिटी के नाम से बोल जाना जाता है। तो जब इस बात को कोई नहीं निकाल सकता कि 80% खर्चा है, तो हर जगह किताबों में, लेखों में, सरकारी उसमें है, हर कोई ये मानता है। तो हमें तो सिर्फ 7% लोगों में से 11% को अच्छा साबित करना है। वो इवन अगर आप गूगल देखें या कोई सी भी किताब पढ़ें, हर जगह खत की तारीफ ही होगी। ठीक है, कहीं पे कोई ऐसा नहीं होगी कहीं बुराई। कुछ चीज जब आप कहते हो तो बदलाव आने में समय लगता है। जैसे शुरू में जब राजा राम मोहन राय ने कहना शुरू करा कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे लोग माना है। वो खसों वाले हम मानते हैं, हमारे जो त्योहार है वो खसों वाला करते हैं, हमारे जो नृत्य खोलिया नृत्य वो खसों का है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा खस नहीं है। तो आप सभी को सादर नमस्कार। और मैं हूं कुलदीप सिंह रौथाड़। और हर समय कभी कभी हम कुछ ऐसे विषयों को लेकर आप सबके बीच में होते हैं, जो विषय हमारे आसपास घट रहे होते हैं, जो समसामयिक विषय होते हैं, और उन विषयों को लेकर हम चाहते हैं कि आप सब तक भी उसकी चर्चा बनी रहे, आप सब तक भी उसकी कुछ न कुछ जानकारी जाती रहे। इसी एक चर्चा को लेकर और पिछले पूरे 1 वर्ष में उत्तराखंड में, खासकर अगर हम उत्तराखंड की बात, अपने प्रदेश की बात करें, तो हमारे उत्तराखंड में थोड़ा बहुत छोटे छोटे रूप में आंदोलनों का दौर रहा है। आंदोलन हुए हैं और किसी न किसी रूप में जनता ने कुछ ऐसी चीजों को लेकर सरकार के सामने गई है जो उन्हें लगा कि ये मांगे हमारी सरकार माने, ताकि हम अपने आप को एक सिक्योर महसूस कर सकें, अपनी अपनी सुरक्षा के लिए वो आंदोलन हुए हैं। यूँ तो आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक आंदोलन से प्राप्त राज्य है, और इसकी आप कहानी जानते हैं कि किस तरह से संघर्षों के बाद, हमारे शहीदों के संघर्ष के बाद, उनके खून के कतरे के बाद हमारा ये उत्तराखंड राज्य मिला। एक ऐसा ही विषय है, आप सब पिछले वर्ष से उस विषय को लेकर, और खासकर सोशल मीडिया में वो विषय बहुत चर्चा में, युवाओं के बीच में वो विषय बहुत चर्चा में रहा है। वो विषय है उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास 1950। इस आंदोलन को लेकर देहरादून में सबसे पहले कुछ संगठन जुड़े, और उन्होंने देहरादून में सबसे पहले लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। देहरादून के बाद उत्तराखंड के और जिलों में भी ये, जिस तरह से श्रीनगर में हुई, और मैं खुद उस रैली का हिस्सा भी रहा हूँ। छोटे छोटे टिहरी में वो रैली हुई, उत्तरकाशी में वो रैली हुई, और वो रैलियां भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर हुई, और सरकार पे एक दबाव बनाने का प्रयास था कि सरकार हमारी सुने। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि भारी व्यक्ति इस तरह से किस तरह से बाहर जो लोग आ रहे हैं, और जमीनों की जो खरीद फरोख्त हो रही है, किस तरह से वो सब आप लोगों के बीच में है। इस सबसे हटके एक और कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसी मांग को लेकर एक तथ्यात्मक तरीके से हमारे सामने आए। हमारे साथ आप जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन में हमारे मेहमान हैं, और उनका मैं परिचय दे दूं। हमारे साथ हैं निशांत रौथाड़ जी। निशांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। निशांत जी का परिचय दे दूं। निशांत जी इस समय देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, राजधानी से जुड़े हैं, और उस विषय को लेकर, एक बड़े विषय को लेकर देहरादूनी से जुड़े हैं, जिस देहरादून में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जहां से पूरे उत्तराखंड की सत्ता चलती है। तो निशांत जी का परिचय दे दो। निशांत जी उत्तराखंड एकता मंच के सदस्य हैं, और उसकी कोर कमेटी जो है उसके सदस्य हैं। साथ ही दिल्ली में भी उन्होंने उत्तराखंडियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उनमें से एक जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में जिस तरह से हम लड़ ही रहे हैं कि उसको 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जहां उसकी अकादमी बनी है, और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि निशांत जी उस अकादमी में जब बनाने की बारी आई तो उसके भी सदस्य आप हैं निशांत जी। तो इतने मैं
जब मैं आपके लिख रहा था तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि आपको किस तरह से मैं अपने दर्शकों के बीच में रखूँ। साथ ही साथ आप एक थिएटर निर्देशक हैं और लेखक भी हैं और बहुत अच्छे-अच्छे लेख लिखते हैं और एक चैनल भी चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल। तो उसका नाम निशान जी डिस्क्लोज़ करेंगे और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, उसमें उत्तराखंड विषय केवल उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो निशान जी, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। निशान जी, सीधे हम विषय पे आते हैं और विषय पर जैसे मैंने जिस तरह से पूरी आपने देखा कि किस तरह से मैंने आप ये पूरी इस चर्चा की जो भूमिका रखी है, बात सीधे-सीधे वहीं पे आती है, भू कानून और मूल निवास 1950। आप भी वही माँग रहे हैं, लेकिन आपका तरीका दूसरा तरीका है और आप जिस तरीके से माँग कर रहे हैं, वो तरीका जन सामान्य में अभी तक गया नहीं है। तो निशान जी, एक बार इस पूरे अपने जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, उसकी पूरी एक भूमिका, उसका एक पूरा कि किस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं इस विषय को लेकर? जी आपने अच्छा कहा। एक्चुअली में अभी जो कुछ लोगों का कहना है पहाड़ में कि भाई भू कानून होना चाहिए और लगभग हर कोई ही ये बात कहता है, हम भी ये बात कहते हैं। अंतर बस ये आ रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि हिमाचल जैसा भू कानून होना चाहिए और हमारा ये कहना है कि हिमाचल के अंदर लाहौल स्पीति जो इलाका है उसके जैसा भू कानून होना चाहिए, मतलब फिफ्थ शेड्यूल होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भाई भू कानून का मतलब है कि जो आपकी खेती की जमीन है उसे बाहर का बंदा नहीं खरीद सकता। बाहर के कानून है तो सिर्फ 8% आपकी खेती की जमीन है। मान लो जैसे जमीन है वो है 2 खेत है मेरे पास और वो भी तब जब मैं अपने परिवार की एकलौती संतान हूँ। अगर हम 2 भाई होते तो मेरे नाम पे एक ही खेत होता। तो अब ये देखिए कि अगर जो हिमाचल में कानून है वो अगर लग भी जाता है तो भी क्या होगा, मेरे जो 2 खेत है मेरे नाम के वो सुरक्षित हो जाएंगे, वो कोई नहीं खरीद पाएगा। लेकिन उस 2 खेत से होना क्या है, वो जो 2 खेत हैं आपको पता है पहाड़ में बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, तो उस खेत से मेरा रोजगार तो चलना नहीं है। तो जब रोजगार चलना ही नहीं है तो उन 2 खेत का कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है। और हम ये कह रहे हैं जब हम सिर्फ 4% कृषि भूमि की ही बात क्यों कर रहे हैं, पहाड़ में 85% नदी और जंगल है, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? अभी हो क्या रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भू कानून आने से, हिमाचल का भू कानून आने से नदी जंगल में हमारा अधिकार हो जाएगा, जो बिल्कुल झूठी अफवाह है। कई बार मैं पोस्टर देखता हूँ वो कहते हैं कि नदी जंगल पे हमें चाहिए अधिकार, हमें चाहिए भू कानून। या कई बार एक नारा चलता है कि नदी जंगल हमारा, जल जंगल जमीन हमारी और तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन हिमाचल का भू कानून आप पढ़ेंगे 118 जो धारा है उसका मतलब सिर्फ खेती की जमीन ही होता है। तो खेती की जमीन तो 4% ही है, लेकिन जो 85% है नदी और जंगल, उसमें तो आपका अधिकार तब भी नहीं रहेगा। तो हम क्या, हमने ये डिसाइड करना है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जो 1 या 2 खेत हमारे पास है उसके लिए लड़ाई लड़नी है, ये जो 85% हिस्सा नदी जंगल का है, पूरी भूमि का है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। एक और बात मैं आपको कहता हूँ, अगर मान लो उत्तराखंड में हिमाचल का भू कानून क्या कहता है कि बाहर का बंदा जमीन नहीं खरीद सकता, तो अगर उत्तराखंड में सेम वो बना तो अगर मान लो कोई बंदा पौड़ी में रहता है तो उसकी जमीन बाहर का बंदा नहीं खरीद सकता, ये होगा। लेकिन हरिद्वार का बंदा तो खरीद सकता है, वो भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। उधम सिंह नगर का तो खरीद सकता है, देहरादून का बंदा तो खरीद सकता है। ठीक है, मतलब कोई एक बंदा अगर देहरादून में एक साल रह गया, देहरादून में या हरिद्वार में रह गया, उधम सिंह नगर में रह गया, तो उत्तर राज्य का नागरिक हो गया। यूसीसी के जो कानून आया नया उसमें 1 साल बाद नागरिकता मिल जाती है। तो कोई बंदा मान लो अंडमान निकोबार से आया और वो हरिद्वार में 1 साल रह गया, वो उत्तराखंड का राज नागरिक हो गया। ठीक है, वो तो जमीन खरीद लेगा आपके पहाड़ में। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें हिमाचल जैसा भू कानून नहीं चाहिए, हमें हिमाचल के अंदर लाहौल स्पीति जैसा भू कानून चाहिए। लाहौल स्पीति में ऐसा है कि हिमाचल का बंदा भी लाहौल स्पीति जमीन नहीं खरीद सकता। ये कानून है कि अगर मान लो कोई शिमला का बंदा है, वो 100 साल से शिमला में रह रहा हो, लेकिन वो लाहौल स्पीति में जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, लाहौल स्पीति में जो नदी होती है, नदी में से जो रेत निकालने का अधिकार है, जो कंकड़ जो होते हैं वो निकालने का जो ठेका है वो स्थानीय लोगों को ही मिल सकता है।
इवन आपका जो लीसू है 30 रुपए किलो लीसू बिकता है। मतलब उत्तराखंड सरकार राज्य वो है वन विभाग कहता है कि वो 2,000 करोड़ रुपए लीसू से कमाता है। ठीक है, वो लीसू निकालने का अधिकार आपके इन लोगों को है, लाहौल स्पीति के लोगों को है। इवन बांस होता है 30 रुपए, बांस जो है 20 रुपए किलो बिकता है, उससे भी 1,000 करोड़ रुपए आपका उत्तराखंड सरकार कमाती है, वो काटने का अधिकार लोगों को मिलेगा। इवन जो बाबा रामदेव ने पूरा जो व्यापार इकट्ठा खड़ा करा है अपना, वो उत्तराखंड के पहाड़ों पे ही निर्भर है। बिल्कुल। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में वो जो निकले, वो जो उत्पाद हैं अभी वो डायरेक्ट निकाल देता है, लेकिन अगर हमें भू कानून शेड्यूल मिल जाएगा लाहौल स्पीति वाला, तो बाबा रामदेव डायरेक्ट हमारे वनों से सामान नहीं ले पाएगा, उसे हमें बीच में रखना ही पड़ेगा, हमसे वो खरीदेगा। तो अगर लाहौल स्पीति वाला जो आपका भू कानून है शेड्यूल, अगर वो लागू होता है तो पहाड़ के 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ नदी और जंगल से। और जो ये सबसे बड़ी बात है, तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने खाली 1 या 2 खेत बचाने की लड़ाई नहीं है, 1-2 खेत अगर आप बचा भी लेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात आती है आपकी मूल निवास 1950 की जॉब। तो देखो हमारा एग्जैक्टली कहना है कि हम उत्तराखंड एकता मंच ने चुनाव नहीं लड़ना। हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को चीज इकट्ठा करें और कुछ भी बोल दे। जैसे एक होता है नेता, नेता का काम होता है लोगों को उल्टा सीधा झूठ बोलो और वोट पाओ। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा होता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब है जो सच्चाई है वो लोगों को बता दो। पहुंचाने। तो हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमने जो सच्चाई लोगों को बतानी है। मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं मिलता, पूरे देश में कहीं नहीं मिलता। इवन लोग झारखंड की और झारखंड के छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 15 साल अगर कोई रह जाए तो वो वहाँ का स्थायी निवासी मूल निवासी बन जाता है। और झारखंड में पूरे देश में सबसे ज्यादा मुश्किल क्राइटेरिया झारखंड में है कि अगर उधर कोई 30 साल रहेगा तो आप मूल निवासी बनोगे वहां के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झारखंड में पैदा होता है और वो 10वीं पास कर लेता है तो भी वो झारखंड का मूल निवासी हो जाएगा। तो जब पूरे देश में कहीं मूल निवास 1950 मिलता ही नहीं है तो हम वो डिमांड ही कैसे कर सकते हैं। तो ये जो डिमांड है जनरल कैटेगरी को मूल निवास 1950 मिलता ही नहीं। और हम कई सारी वीडियो में निशा जी रोक रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि जो मूल निवास की जो लड़ाई अभी उत्तराखंड लड़ रहा है, जिस तरह से लड़ रहा है, जो आंदोलन हो रहे हैं, अगर बाय द वे हम सरकार के पास उन तथ्यों को लेकर चले भी जाएं तो हमें मूल निवास 1950 मिलेगा ही नहीं। हाँ, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में एक रैली हो रही थी मूल निवास भू कानून को लेकर, उत्तराखंड से ही संबंधित। हाँ, दिल्ली में एक रैली हो रही थी, मतलब उसमें थे कुछ लोग रहे होंगे। और जो आयोजक करता थे उन्होंने खुद मूल निवास 1950 के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। इवन आप 12 में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 12 इंटरव्यू था, आप देखिए 12 के इंटरव्यू चेक करिए। उसमें इंटरव्यू में जो टैगलाइन होती है वो होता है मूल निवास 1950 लिखा हुआ है। देखिए पूरे आधे घंटे के इंटरव्यू में मूल निवास 1950 का जिक्र ही जो व्यक्ति हैं जिनका इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने नहीं करा। तो अगर मान लो आधे घंटे के इंटरव्यू में जिसका नाम ही मूल निवास 1950 में, अगर वो व्यक्ति 1950 का जिक्र ही नहीं कर रहा तो ये तो क्लियर है कि वो भी जानते हैं कि मूल निवास 1950 नहीं मिल सकता। बिल्कुल। ये बड़ा वो है कि अगर पता है और तभी भी हम वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा भ्रम का विषय है। और हम तो बिल्कुल, हमने अगर हमारे ट्विटर हैंडल में या हमारे यूट्यूब चैनल में देखिए तो हम प्रॉपर सबूतों के साथ ही कह रहे हैं कि मूल निवास जनरल कैटेगरी में कहीं नहीं मिलता। आप एक सबूत दिखा दीजिए पूरे देश में 140 करोड़ में से कि कोई जनरल कैटेगरी व्यक्ति हो तो मूल निवास मिलता हो। दूसरी बात, कई बार लोग एक बहुत अफवाह उड़ाते हैं कि भाई एक 1950 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था, और कई सारे मीडिया वाले भी ये लिखते हैं कि 1950 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस राज्य का नागरिक है वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। वो प्रेसिडेंशियल कॉपी हमने निकाली, ठीक है, और वो जो हमने चेक किया उसमें खाली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए ही लिखा हुआ था, जनरल कैटेगरी उससे कोई लेना देना नहीं है। अगस्त में और सितंबर 1950 में वो नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन में बकायदा शेड्यूल ट्राइब जहाँ लिखा था उसमें लिखा था किस राज्य में कौन कौन सी शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं। आप ये कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट का जो उत्तराखंड में जितने भी शेड्यूल ट्राइब और जितने भी SC और ST हैं वो उत्तराखंड उनको मूल निवास 1950 उनको लागू है। उनको पहले भी मिलता था, 2000 से पहले का अगर सर्टिफिकेट आप चेक करोगे, अगर वो SC या ST कम्युनिटी का व्यक्ति है तो उसको मूल निवास 1950 तब भी मिलता था 2000 से पहले।
आज 2024 का भी सर्टिफिकेट आप देखोगे एससी और एसटी का, तो उनको अभी भी मूल निवास 1950 मिल रहा है। मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ भाभी भाई बॉबी पवार का। युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है, जौनसार से हैं। उनकी मैंने एक दिन स्पीच सुनी। उन्होंने कहा कि मूल निवास 1950 लगना चाहिए, भू कानून लगना चाहिए, हम इसके पूरे समर्थन में हैं। और बॉबी पवार भाई ऐसे हैं कि उनको मूल निवास 1950 मिला हुआ है। क्योंकि वो ट्राइब आप उनका सर्टिफिकेट देखोगे, हाँ वो क्योंकि ट्राइब है, और उनके वहाँ जौनसार में भू कानून लगा हुआ है। कोई भी भारी व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। भारी छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति जौनसार में रह रहा है अभी और अगर वो ट्राइब नहीं है तो वो भी जौनसार में जमीन नहीं खरीद सकता। तो जो गैर ट्राइब है वो ट्राइब जमीन खरीद नहीं सकता। तो बॉबी पवार भाई को ऑलरेडी मूल निवास 1950 मिला हुआ है, बॉबी भाई को ऑलरेडी भू कानून मिला हुआ है। हमारी खाली एक रिक्वेस्ट है कि अगर देखिए कि हम कहें कि एक व्यक्ति आए और वो कहे कि भाई आप सबको भूख लगी है, मैं सबको आम दूंगा, वो ये कहे और उसकी जेब में खुद आम पड़े हुए हैं और उसको पता है कि वो पेड़ कहाँ है और वो आपको ना बताए वो पेड़ कहाँ है, युवा साथी बॉबी पवार भाई, तो वो ऑलरेडी मूल निवास 1950 का समर्थन करते, कई रैली में आपने देखा होगा भू कानून का समर्थन करते हैं। हमारा ये कहना है कि जब उनको ऑलरेडी मूल निवास 1950 मिला हुआ है, जब उनको ऑलरेडी भू कानून मिला हुआ है, तो उनको जनता को सिर्फ रास्ता बताना चाहिए। मतलब ये ठीक वैसे ही कि कोई व्यक्ति अगर कैसे मिला हुआ है। हाँ मतलब सीधी मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे आपको कि आप सबको आम मिलना चाहिए बिल्कुल। और उसके बैग में खुद आम पड़े हुए हैं, उसको ये भी पता है कि आम का पेड़ कहाँ है और वो आपको ये ना बताए कि आम का पेड़ कहाँ पे है और वो ये कहे कि आपको आम मिलना चाहिए, तो वो तो नाइंसाफी है। तो बॉबी भाई को, भाई वो चुनाव भी लड़े, हमारे युवा नेता है, सब लोगों पे भरोसा करते हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई मुझे मूल निवास 1950 मिल चुका है और आपको मैं दिलाऊंगा जैसे मुझे मिला है। मुझे मेरे यहाँ पे भू कानून लगा हुआ है और वो भी आज नहीं 70 साल पहले से लगा हुआ है। 1967 से 1967 से जौनसार के लोगों को मूल निवास 1950 मिल रहा है। 1967 से ही वहाँ पे भू कानून लगा हुआ जब है। से वो ट्राइब बॉबी भाई को बताना, जब से वो ट्राइब है तो बॉबी भाई को बताना चाहिए मूल निवास 1950 कैसे मिलेगा। तभी तो मतलब रास्ता तो बताना ही पड़ेगा ना आपको लोगों को। तो बस हमारी खाली इतना ही वो है कि जितने भी युवा साथी हैं, नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है, क्रांतिकारी है, वो लोगों को रास्ता बताए रास्ता बताए। और वो ज्यादा अच्छा तरीके हमारा है। हमें कोई मठाधीश नहीं बनना, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमने कोई नेता नहीं बनना। हम ये कभी नहीं कहते कि सब लोग हमारे पीछे आओ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक व्यक्ति जो अकेला व्यक्ति सबका भला कर सकता है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी व्यक्ति हो सब नपुंसक है और मैं ही उनका भला कर सकता हूँ। तो ये जो सोच होती है कि अकेला व्यक्ति सबके दुख दर्द मिटा देगा, ये सबसे खतरनाक सोच है। वो ये बता रहा है कि तुम सब लोग निकम्मे हो, तुम सब लोग नपुंसक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही अकेला कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए हमारा कोई वो नहीं है कि लोग हमारे पीछे आए। हमारा ये है कि हम तो मशाल लेके चल पड़े हैं और लोग मशाल लेके आए, हम खाली उनकी मशाल में आग जलाएं और वो भी लड़ाई खुद लड़े। जैसे रवई के और जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि रवई जौनपुर के लोग ऐसे हैं और राठ के, मतलब जिन लोगों को ओबीसी मिल चुका है, अगर वो अभी से लड़ाई शुरू करें तो 5 साल से पहले उनको ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा, 5 साल से पहले उनको फिर शेड्यूल मिल जाएगा। उससे ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया जौनसा पूरा करता है वो एग्जैक्ट तारीख जो क्राइटेरिया है वो जौनपुर हो गया, रवई हो गया, राठ हो गया, ओबीसी जितने भी एरिया वो कवर करते ही हैं और इवन बाकी जो उत्तराखंड के वो है वो भी करते हैं। लेकिन क्योंकि रवई जौनपुर बिल्कुल चिपका हुआ है आपके जौनसार से, इवन शादियां होती है, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे। राठ जो है वो ओबीसी घोषित है लेकिन वो राज्य सरकार वाला ओबीसी है, और जो रवई और जो जौनपुर है वो सेंट्रल वाला ओबीसी है। और मजेदार बात क्या है कि जो जौनसार के लोग हैं उन्होंने भी अपने को खत साबित करके ट्राइब का दर्जा लिया, और जो रवई और जौनपुर और राठ के लोग हैं उन्होंने भी अपने को खत साबित करके ओबीसी का दर्जा लिया। तो जब उनको ओबीसी का दर्जा मिला है उसी बेस पे तुमको तुमको ओबीसी क्यों किया? क्राइटेरिया वही है। हाँ मैं एक बड़े मजेदार बात आपको बताता हूँ। मैंने एक दिन लिखा भी था कि उत्तराखंड एकलौता राज्य है जहाँ पे रावत, नेगी, जोशी, बहुगुणा नदी के इस पार जौनसार में ट्राइब है, नदी के उस पार जौनपुर में ओबीसी हैं और आधा किलोमीटर दूर जाने में वो जनरल कैटेगरी हो जाता है। तो ये
तीनों इलाकों में आपस में शादियां हो रही है। अब ये हमारे एक साथी हैं, उनका एक जो घर है वो बहुत मतलब पुराना घर, जैसे ना 70-80 साल जी, जी, पुराना, जी, जी। वो जौनपुर में है, और एक घर जो है वो जौनसार में है। तो वो कहते हैं कि एक घर की तरफ से तो मैं ओबीसी हूँ, और एक घर की तरफ से मैं वो ट्राइब हूँ। और कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जौनसार और जौनपुर में जो सगे भाई हैं, और एक भाई ट्राइब है और एक भाई ओबीसी है, हम्म। और ऐसे ही मिल जाएगा कि एक भाई जनरल कैटेगरी का है। तो बड़ी मतलब अजीब सी वो है। और सबसे मजेदार मैं जो क्राइटेरिया बताता हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हमें 52 दो या हमें ट्राइब स्टेटस दो, हम ये कोई नई डिमांड नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमें फिफ्थ शेड्यूल ऑलरेडी मिला हुआ था, हमें ट्राइब स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ था। उसके 2-3 पॉइंट मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि 1950 में जब ट्राइब का दर्जा सबसे पहले सरकार ने देना शुरू करा, तो कोई जनगणना तो हुई नहीं थी कि कौन ट्राइब है क्या है। उन्होंने अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट के आधार पर ट्राइब देना शुरू करा। तो सबसे पहले क्या निकला, उन्होंने कहा अंग्रेजों के जमाने में जिन जिन इलाकों को ट्राइब मानते थे, उनको वहां पे उन्होंने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू किया। वो पहाड़ में भी लगा हुआ था। उस समय इसको कुमाऊं कमीशन के नाम से जाना जाता था। दूसरा, उन्होंने 1900 साइमन कमीशन आया, उसके बाद 1935 में कुछ क्षेत्रों को बहिष्कृत क्षेत्र और कुछ क्षेत्रों को आंशिक बहिष्कृत बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया गया। जी, तो उसमें उत्तराखंड का भी एक इलाका था। जी, बड़ी मजेदार बात क्या है, उस समय जो जौनसार था अंग्रेजों के अनुसार वो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र था, और जो बाकी पहाड़ का हिस्सा है वो पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र था। तो इसका मतलब उन्होंने जौनसार को माना, और जो गढ़वाल कुमाऊं है उसको ज्यादा आदिवासी माना उनके अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार। जी, तीसरा क्राइटेरिया और है कि जो आपका ये जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने जो खस जो समुदाय था उसको उन्होंने जनजातीय माना। और ये अभी भी है, अभी भी आप रिकॉर्ड देखोगे उत्तराखंड के तो उसमें खस का भी जिक्र है, इवन पूरे हिमालय में ये इसका जिक्र है। अ, और जो आपकी 1931 की जनगणना है, निशांत जी, इस पूरे ट्राइब का जो आप फिफ्थ शेड्यूल की मांग जिस तरह से उठा रहे हैं, इस पूरे ट्राइब की जो पूरी सुई घूमती है वो खस पर ही घूमती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इस जो जितने भी लोग हमको देख रहे होंगे, ये इस पॉइंट को ज्यादा तरीके से समझे, ताकि वो जो ट्राइब की मांग है वो आसानी से सबकी समझ में आ जाए। हम जब बात करते हैं, हम उत्तराखंड एकता मंच पूरे उत्तराखंड की बात नहीं करता। उत्तराखंड एकता मंच सिर्फ जो पहाड़ वाला एरिया सिर्फ उसी की बात करता है। तो हमारा ये कहना है कि देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सरकार जो मर्जी करे, हमें सिर्फ पहाड़ की डिमांड करनी है। तो पहाड़ में सबसे जो मैं आपको बता रहा था कि जितना भी जो इलाका है जो 1931 की जनगणना है, ठीक है, उसके अनुसार 80% लोग खस जनजाति के थे, ठीक है, 1931 की जनगणना में। लेकिन 1950 के बाद जब जनगणना हुई, उसमें जनजाति नहीं, वो जातियां नहीं लिखी जाती थी, उसमें खाली ये लिखा जाता था कि आप एससी हो कि एसटी हो कि जनरल हो। तो लोगों ने जनरल, भाई उस समय कोई एसटी का दर्जा तो था नहीं, तो लोगों ने जनरल लिखना शुरू कर दिया। तो अब सरकार के पास कोई मतलब कोई 1950 का कोई ऐसे अधिकारी रिकॉर्ड नहीं आया कि कितने लोग खस हैं, एक बात। लेकिन जो खस की जो बात है, अगर पूरे पहाड़ की बात किया जाए तो इसमें 5% लोग ट्राइब हैं, जैसे जौनसार हो गए, नीतीमाण हो गए, इस टाइप के। उसके अलावा लगभग 15% के आसपास शेड्यूल कास्ट हैं, जो सरकारी आंकड़ा है 50% के आसपास। तो 15 और 5 20% हो गया। उसके अलावा 20% लोगों को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। तो ओबीसी का जो दर्जा भी जो मिला है वो भी खस के बेस पे ही मिला है, चाहे रवैया हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे रात हो। जो आपने पहले तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब 15 एससी, 5 एसटी, 20 और 20 ओबीसी, तो 40% तो ऑलरेडी लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक। अब रहा आपको टोटल 51% करना है। तो जो 60% लोग हैं, उस 60 में से अगर 11% लोग भी खस होते हैं तो 51% हो जाएगा, और 51% के अनुसार पूरे लोगों को ट्राइब मिल जाएगा। और जितने भी पहाड़ में आप जाओ, किसी भी पूछो, हर कोई ये तो मानता है कि सबसे ज्यादा खस लोग हैं। ये हर कोई मानता है, क्योंकि आप जो भी किताब पढ़ो, कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है उत्तराखंड से, तो बीए की किताब में ही ये लिखा हुआ है कि 80% खस है। वो हर जगह लोग, हर इतिहासकार ने कहा, हर कोई मानता है। लेकिन उत्तराखंड में एक होता है कि हमें एक ना हीनता है, उत्तराखंड को खुद को ही हीनता है। हमें लगता है कि बाहर का बंदा अगर कुछ कहता है वो ज्यादा अच्छा है।
या बाहर का बंदा जो है वो ज्यादा हमसे ऊंचा, हम पता नहीं ऐसे क्यों मानसिकता बिठा रखी है, तो कई बार हम अपने को कई और जगह से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से लेकिन हुआ ही है। इसलिए क्या होता है, आपने देखा। जितने भी राजपूत लोग हैं वो हाँ, अपने आप को कनेक्ट या तो गुजरात से करेंगे या राजस्थान से करेंगे। ये बात होता है, आप तो अगर गांव में रहते हैं आपको पता होगा, आज भी लोग जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई वो बंदा ब्राह्मण है, वो बंदा ठाकुर है। हम्म, वो बंदे लोग अपने को राजपूत नहीं कहते, नहीं। ब्राह्मण या ठाकुर कहते हैं। हम्म, और जो राजपूत वर्ड है पहाड़ में अभी पिछले 10-15 सालों से ही आपको सुनने मिला है। बिल्कुल। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मुंह से राजपूत शब्द नहीं सुनोगे, और ठाकुर साहब बोलते हैं वो ठाकुर हैं। और राजस्थान में आप चले जाओ, राजस्थान में कोई बंदा एक दूसरे को ठाकुर नहीं बोलता, राजपूत बोलता है। राइट, है ना। तो ये वो बात है जो लोग एग्जैक्ट करते हैं। दूसरी बात, आप पहाड़ में चले जाओ, अगर कोई पंडित है उससे बोलो तो वो क्या बोलेगा। तो जब इस बात को कोई नहीं निकाल सकता कि 80% खर्चा है, तो हर जगह किताबों में, लेखों में, सरकारी उसमें है, हर कोई ये मानता है। तो हमें तो सिर्फ 60% लोगों में से 11% को एक खत साबित करना है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बड़ी है, बात इतना नहीं है, होगा बिल्कुल ही वो। बिल्कुल। और इसलिए हम जो इवन अगर आप गूगल देखें या कोई सी भी किताब पढ़ें, हर जगह खस की तारीफ ही होगी। ठीक है, कहीं पे कोई ऐसा नहीं होगी, कहीं कहीं बुराई होगी। तो बस ये कि धीरे धीरे लोग चिन्हित हो रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको ट्राई पे दर्जा मिल जाएगा। और नहीं, अगर मतलब ट्राई पे दर्जा नहीं मिला तो एटलीस्ट आप जीरो पे नहीं खड़े होंगे, आप 50 या 80%, 90% के आसपास आप रहोगे, ये हमारी गारंटी है। जी। निशांत जी, एक सबसे बड़ी बात आपने, क्योंकि मैंने जब आपने खस नाम लिया तो खस को लेकर मैं क्योंकि गांव में रहता हूँ, गांव से मतलब गांव में ही हूँ मैं, गांव के लोगों की एक जो खस जो जाति है या जो शब्द है, लोग डरते हैं उससे। तो इस सब से वो वाली मानसिकता से अब लोगों को किस तरह से हटाया, मतलब हटाएं। हाँ, हाँ। नहीं, सही बात है। देखो, पहले होता क्या है कि कुछ चीज जब आप कहते हो तो बदलाव आने में समय लगता है। जैसे शुरू में जब राजा राम मोहन राय ने कहना शुरू करा कि विधवा विवाह होना चाहिए, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे लोग माने। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। अब मैं एक उदाहरण मानता हूँ कि हम लोग ये बोलते हैं कि मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम खास हैं, कुछ कहते नहीं भी हैं। सबसे एक उदाहरण है कि हम इगास भगवान त्योहार मनाते हैं, वो खसों का त्योहार है। हम हरेला मनाते हैं, वो खसों का त्योहार है। हम बूढ़ी दिवाली मनाते हैं, वो खसों का त्योहार है। हम फूलदेई मनाते हैं, वो खसों का त्योहार है। उसके अलावा आपके ये जो होते हैं, जो कुमाऊं में वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो तलवार लेके आते हैं, जो भूभुतिया और ये क्या बोलते अ, छोलिया और हैं, वो रंग बिरंगे तलवार। छोलिया करके जो नृत्य होते छोले छोले नृत्य खसों का, तो खसों का है। ठीक है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मीना राणा जी जो हमारी फेमस सिंगर है, उन्होंने भी पोस्ट डाली थी छोलिया की। और कहीं भी जाओ तो छलिया खसों का, वो खसो योद्धा की वो है, हर कोई मानता है। ठीक है। तो जो हमारे इवन नागराज देवता खसों का देवता है, आपका नरसिंह देवता खसों का देवता है। इवन जो जागर की प्रथा है आपकी, जिस जगह जागर लगता है, ठीक है, और राजस्थान में राजपूत लोग इस टाइप का जागर नहीं लगाते हैं। तो हमारे जो देवी देवता हैं वो खसों वाले हम मानते हैं। हमारे जो त्योहार है वो खसों वाला करते हैं। हमारे जो नृत्य, छोलिया नृत्य, वो खसों का है। और फिर भी हम कह रहे हैं कि हैं, हमारा खस खस नहीं नहीं है। है। फिर हम और कह रहे हैं खस नहीं आप है। देखो, जी जी जी। एक होता है गप मारना। अब ऐसे मान लो कोई गप में ये बोलते हैं कि ये खस लोग नीचे जाति के होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मान लो कोई, वो होता है गप मारना। लेकिन अगर आप कोई भी किताब पढ़ोगे या आप गूगल पे सर्च करोगे, कहीं भी खसों को ऐसे नहीं लिखा नहीं कि लिखा बुरे है, नहीं, लोग हैं, बिल्कुल हर बिल्कुल नहीं लिखा है। जगह। ठीक है। अभी और अभी एक अभी मजेदार आपने अभी जो पद्मश्री यशवंत सिंह कटौत जी हैं, जो कि उत्तराखंड के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है, लेकिन आपने एक वीडियो भी शेयर की थी उनकी, उनके द्वारा खसों का बहुत अच्छा वर्णन, और उसके वजह आप ज़्यादा अच्छे से चर्चा करें कि किस तरह से वो बता रहे हैं। और जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने बताया, जो उसमें बताया उन्होंने, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि हम पे ज़्यादा वो चीज़ हावी हुई है, इसलिए हम अपने आप को उस चीज़ से हमने डाइवर्ट कर दिया। नहीं, मैं एक ना बड़ा मजेदार बात बताता हूँ। हमारे एक सीनियर साथी हैं, जीतराम भट्ट जी, जो दिल्ली, मतलब बहुत बहुत सीनियर साथी, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली कि उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड के लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वेदों की रचना उत्तर पहाड़ में हुई। ठीक है भाई, इवन मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो हिमालय में हुई। और मतलब बहुत सारे जो पांडव हैं,
हम लोग अभी आपने अपने गांव में पांडव लीला करी, जी जी। ठीक है, तो पांडव लीला महाभारत के दौर की है। महाभारत में जो एक जाति का जो जिक्र है वो खस जाति का है, राजपूत जाति का तो जिक्र महाभारत में नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो और बहुत सारे उत्तराखंड में लोग, आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो देवी देवता पूजे जाते हैं और जो मैदान में पूजे जाते हैं उनमें एक अंतर है, क्या कि मैदान में जो देवी देवता पूजे जाते हैं उसमें ये होता है कि एक भगवान है और एक उसके भक्त है। उत्तराखंड में कहानी थोड़ी सी अलग है। उत्तराखंड में जो देवी देवता पूजे जाते हैं वो ये माना जाता है कि हम उन्हीं के वंशज हैं। जैसे कि कुमाऊं में गोलजू देवता माना जाता है, तो कुमाऊं में गोलजू देवता जो है वो कत्यूर राजवंश के थे, और वो कुमाऊं के लोग बोलते हैं हम कत्यूर के हम उनके वंशज हैं। वैसे ही महासु देवता जो जौनसार में है, तो बहुत सारे लोग हैं जो महासु देवता के वंशज हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे अगर हम पांडव नृत्य कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पांडव नृत्य नहीं होता, पांडवों को पूजा होती है, ठीक है। और वो आपके राजस्थान में तो नहीं होती, वो खाली यहीं होती है। और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हम पांडव के वंशज हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने वेदों से भी नाता जोड़ते हैं, अपने का पांडव से भी नाता जोड़ते हैं, अपने को माँ गंगा से भी नाता जोड़ते हैं, और अपने उसके को बाद माता हम भी नहीं राजस्थानी भी हो जाते हैं। मानते। लेकिन अगर अगर हम राजस्थानी हैं तो हमें हम पांडव की संतान नहीं हो सकते। अगर हम राजस्थानी हैं तो हमारा वेदों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर हम राजस्थानी हैं तो हमारे जो भी जो जो रामायण और महाभारत में जो जिक्र है पहाड़ का, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो हम जो रामायण महाभारत में हमारा जो जिक्र है, हम उससे भी कनेक्ट होते हैं और हम अपने को राजस्थानी भी बोलते हैं। और मैं एक बड़े मजेदार बात कहूँगा, लोग कैसे चर्चा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति हमें मिले, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि हम तो ना बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो मैंने कहा आप कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा हम बंगाल से आए। तो मैंने कहा कब आए, तो उन्होंने कहा हम 1000 साल पहले आए। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, 1000 साल पहले आए। तो मैंने कहा कितने लोग 1000 साल पहले आए थे, तो उन्होंने कहा 3 लोग आए थे, और वो बद्री केदारनाथ की यात्रा में आए थे, उसके बाद यहीं बस गए। तो मैंने उनको कहा कि अब थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई जब भी हम यात्रा में पहले जमाने में लोग जाते थे, जैसे कई आपने देखा होगा, कहा जाता था कि लोग हिमालय मरने ही जाते हैं, अंतिम, मतलब जो अपनी अंतिम यात्रा लोग हिमालय। अंतिम यात्रा, जी जी। तो आप सोचो कोई अगर बंगाल में है कोई व्यक्ति, और वो अपना अपना अपने, उसने बोला हम 3 लोग, ये 3 लोग आए थे, मतलब मैं, मतलब वो आदमी, उसका भाई और उसकी पत्नी, 3 लोग आए थे। तो 3 लोग अगर ना पूरा बंगाल में सब चीज छोड़ छाड़ के अगर यहाँ पर आए पहाड़ में, तो ये तो क्लियर है कि वो अपनी अंतिम यात्रा में आए थे। तो अंतिम यात्रा तो हिंदू धर्म में लगभग 50 के बाद ही होती है, 50-55 के बाद ही होती है। अब जो अपना सारा घर परिवार धन दौलत छोड़ के बद्रीनाथ केदारनाथ आ रहा है, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो यहाँ पे बच्चे पैदा कर रहा था। और अगर मान लिया वो 55 साल के 60 साल की उम्र में सारा घर बार छोड़ के पहाड़ में बच्चे पैदा करा, मान भी लिया हमने, तो भी मैंने उनसे पूछा उन जो लोग थे उनकी जो शादी हुई वो बंगाल में हुई कि पहाड़ में हुई। उन्होंने कहा पहाड़ में हुई। मैंने कहा उनके बच्चों की कह रहा पहाड़ में हुई। मैंने कहा उनके बच्चों की कह रहा पहाड़ में। तो मैंने कहा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 1000 साल में जो शुरू के 3 लोग थे वो तो बंगाली थे, और बाकी सबकी जो शादी है बच्चे सबकी पहाड़ में हुई। कह रहे हाँ, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब एक अंग्रेज एक भारतीय महिला से शादी करता है और उसका जो बच्चा पैदा होता है, तो वो अंग्रेज नहीं होता, वो एंग्लो इंडियन होता है। तो एक पीढ़ी में बंदा अंग्रेज से एंग्लो इंडियन हो जा रहा है। तो मैंने कहा ये कौन सा बंगाली डीएनए है जो 1000 साल में भी बंगाली का बंगाली रह रहा है, वो पहाड़ी नहीं हो रहा। तो अगर उसने पहाड़ के लोगों से शादी करी है तो वो ऑलरेडी तो पहाड़ी हो ही गया, वो बंगाली आइडेंटिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई। और अगर ऐसे ही आए तो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उसके अनुसार, और इवन सब धर्मों के ग्रंथ है, उसमें यही मिलेगा आपको कि जो मनुष्य की जो सभ्यता हुई वो हिमालय से पैदा हुई। मतलब भारत की जो सभ्यता है वो हिमालय में सबसे पहले शुरुआत हुई। तो अगर देखा जाए तो सभी लोगों का, चाहे वो राजस्थानी है चाहे बंगाली है, तो उसका जो मूल स्रोत तो हिमालय ही है। तो ये हो सकता है कि 2000 साल पहले को हिमालय से बंगाल गया और 500 साल पहले बंगाल से पहाड़ में आ गया, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई, जो जीतना बड़ी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन कि कोई व्यक्ति अगर 1000 साल पहाड़ में रहने के बाद भी अपने को बंगाल से कनेक्ट कर रहा है, राजस्थान से कनेक्ट कर रहा है, गुजरात से कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो पहाड़ को हीन भावना से देख रहा है। बिल्कुल। और जो ये सोच है 1000 साल रहने के बाद भी वो अपने को बंगाली या राजस्थानी या गुजराती कनेक्ट कर रहा है, अभी भी वो पहाड़ी कनेक्ट नहीं कर रहा, उसे शर्म आ रही है, तो ऐसे आदमी से क्या उम्मीद रख सकते हो कि जो ये तो मानसिक गुलामी होगी ना कि 1000 साल अगर वो सच भी है,
तो भी 1000 साल में वो कैसे हो सकता है? दूसरी बात, एक व्यक्ति मेरे को मिले, उन्होंने कहा कि मेरा ये सरनेम है, हमको वहां से आया था 500 साल पहले। तो मैंने कहा जो सरनेम आपका है, आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूं, और सेम सरनेम का बंदा ठाकुर भी होता है, ठीक है, तो ये सरनेम ब्राह्मण का या ठाकुर का है? फिर मैंने कहा कि जो सरनेम आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके दादाजी इस्तेमाल नहीं करते थे। कह रहे कैसे? कह रहे मैंने कहा आप अपना भू कानून, वो अपना ये परिवार रजिस्टर वो देखो और अपनी खाता पुस्तक देखो, उसमें दादा का सरनेम नहीं निकलेगा। तो उसने देखा तो दादा का सरनेम नहीं निकला। फिर उसने एक होता ना कोई कुतर्क तो देते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, पहले ना वो सरनेम नहीं लगाते थे। तो मैंने कहा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 500 साल पहले तो सरनेम लगाते थे, क्योंकि आप बता रहे हो कि 500 साल पहले ये जाति यहाँ आई, लेकिन आप ये कह रहे हो कि 100 साल पहले वो सरनेम नहीं लगाते थे और अब लगाने लग गए। तो मैंने कहा अगर, ये अजीब सी बात है ना कि आप वो सरनेम लगा रहे हो जो आपके दादा नहीं लगाते थे, लेकिन वो सरनेम आप कह रहे हो कि 500 साल पहले लोग लगाते थे, तो ऐसा क्या हो गया? दूसरी बात, मैंने कहा अगर आप गुजरात से आए भी हैं या राजस्थान से आए भी हैं, आपने कहा कि हम बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं, आप राजस्थान से आए, मैंने कहा मान लिया, तो आपने जाति क्यों छुपाई? तो वो पहले तो हक्का हो गया कि मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा आपका जो सरनेम है वो कैसे आया? तो उसने कहा कि पहाड़ में हम जिस गांव में बसे उस गांव में के नाम से हमने अपना सरनेम रख लिया। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी जाति क्यों छुपाई? भाई अगर कोई बहुत ऊंची जाति का ब्राह्मण है तो उसकी पहचान उसका सरनेम ही होता है। अगर आप गुजरात से बहुत ऊंची जाति के थे, सरनेम था, तो अगर आपने वो सरनेम हटा के किसी गांव के नाम पे रख दिया है, तो इसका मतलब आपने जाति छुपा लेना, तो पहचान कैसे होगी? तो दूसरी बात कि अगर आप ये कह भी रहे हो, तो आपने ये तो हो सकता भाई गुजरात में जिस गांव में रहते थे उस गांव के हिसाब से हमने सरनेम रखा, लेकिन ये कैसे हो गया कि गुजरात से आप बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण आए और यहाँ के आपने पहाड़ के किसी गांव में जिसमें होता उसकी उस जाति गांव से नहीं। अपना सरनेम रख दिया, और तो इसका मतलब आपने अपनी जाति छुपा दी। और एक और मजेदार बात है, एक बंदा था, उसका सरनेम वो है जो उसके गांव का नाम नहीं है, तो इसका मतलब वो पहाड़ में जिस गांव में, उनका ये कहना था कि हम कहीं बाहर से आए फिर एक गांव में बसे, उस गांव के हिसाब से हमने अपना नाम रखा, सरनेम रखा, और उसके बाद हम जहां भी गए लेकिन हमने उस पहले गांव का सरनेम ही रखा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अजीब सी बात है चीजों का। निशान जी एक ये भी मैं बात करूं कि ऐसा भी नहीं है कि बाहर से लोग उत्तराखंड में नहीं आए हैं, ऐसा भी नहीं है। बाहर से लोग उत्तराखंड में भी आए हैं, लेकिन जो जहां हम अभी जिस परसेंटेज में हम खड़े हैं, जहां आप 51 और 52% की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग फिर एक दूसरे को लेकर अपनी जाति को छुपाते रहे। क्या ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक उदाहरण देखो, सबसे अच्छा सबूत होता है जनगणना, ठीक है? जनगणना में ये मैं थोड़ा सा वैसा टॉपिक बोल रहा हूं, हो सकता है लोग इससे कुछ नाराज भी हो, लेकिन क्रांतिकारी काम है, सच बोल रहा हूं। जो जनगणना है 1872 की, मतलब 1872 के आसपास की जनगणना है, उसमें पहाड़ की जो जनसंख्या लगभग 4.5 लाख है, और उसमें जो सरोला ब्राह्मण है उनकी जनसंख्या सिर्फ 700 है, 700। लेकिन अब अगर ग्राउंड में आप जाओ भाई, तादाद बढ़ेगी तो रेशियो में बढ़ेगी ना भाई, 4 लाख लोग, 4.5 लाख लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, 700 लोगों के कम बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाओ आज, तो हर तीसरा बंदा कहता है मैं सरोला ब्राह्मण हूँ। तो वो 700 लोग इतने बच्चे पैदा कर लिए उन्होंने कि वो 4.5 लाख के आसपास, इन जो जिनकी जनसंख्या 4.5 लाख थी उनके आसपास कैसे पहुंच गए? तो देखो ये क्लियर है, हम भी ये मानते हैं कि ये क्लियर है, सारे इतिहासकार सब जनगणना कहती है भाई 20% लोग बाहर से आए होंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई नहीं निकाल रहा, लेकिन 80% तो मूल निवासी हैं। तो वो तो स्वीकार करें हम चीजों को और उस लेके, 80% में से क्योंकि जब जिस हम तरह से आप लड़ रहे हैं वो हमारे 11% की लड़ाई है, क्योंकि ऑलरेडी हम 40%। हमें तो होना ही नहीं है, बिल्कुल हमें सिर्फ 11% की लड़ाई है। और सबसे सीधी बात भाई, जुबिन नौटियाल है, बिल्कुल, जुबिन नौटियाल, नौटियाल ब्राह्मण होते हैं वो, हमारे यहाँ ब्राह्मण है। ठीक है, अब उनको ट्राइब का दर्जा, बिल्कुल, ठीक है, अब ट्राइब का दर्जा मिल गया, तो ऐसा तो है नहीं कि जुबिन नौटियाल को अपनी लड़की नहीं देगा, नहीं, क्यों नहीं देगा? ठीक है। अब इवन हमारा जो रावत हमारा लोग, ब्राह्मण होगा, हमारा जो गढ़वाली ब्राह्मण होगा, वो भी देने के लिए तैयार होगा। हाँ, बिल्कुल। अब मैं एक बताना होता रावत लोग हैं, रावत लोग दिल्ली में ओबीसी है, अच्छा, ठीक है, तो ऐसा तो है, हाँ दिल्ली में ओबीसी है, तो ये दिल्ली में और तो ओबीसी ऐसा तो है मतलब नहीं, अगर रावत कहीं का भी हो।
मुझे कहीं का नहीं पता, लेकिन जो पहाड़ का रावत है वो ओबीसी है। और मैंने खुद कम से कम 200 या 300 लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाए रावत लोगों के जो पहाड़ के हैं। और बड़ी दिल्ली मतलब दिल्ली पहाड़ सरकार दिल्ली सरकार दिल्ली, देती है उन्हें, केंद्र सरकार। हाँ दिल्ली, नहीं, दिल्ली सरकार में, लेकिन वो जो रावत होना चाहिए वो 93 से पहले दिल्ली में रहना चाहिए। चाहे वो कहीं का भी तो हो। अब आप देखो, हाँ कहीं का भी हो। अब देखो पहाड़ का रावत दिल्ली में ओबीसी है, लेकिन पहाड़ का नेगी दिल्ली में ओबीसी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अब ये बताओ कि रावत अगर दिल्ली में ओबीसी हो भी गया तो ऐसा तो है नहीं कि नेगी उससे अपनी शादी नहीं करवाता। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग को यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ट्राइब का दर्जा मिल भी गया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग आपस में शादी करना बंद कर वो देंगे। ठाकुर और वो ठीक है। वाली जो तो वो हाँ, तो रहेगी। मतलब और वैसे भी आपने देखा होगा, जी, तो जो कागजों में लिखा जाता है, जो अंग्रेज लोग भी लिखते थे, वो खस ब्राह्मण खस राजपूत लिखते थे। राइट। वो खाली खस नहीं लिखते थे। हुँ, तो जो लोग राजपूत खस राजपूत है तो वो तो खस राजपूत रहेंगे रहेंगे, खस ब्राह्मण तो खस ब्राह्मण रहेंगे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों से ब्राह्मण का या किसी का हम राजपूत का वो बिल्कुल, बिल्कुल, छिन जाएगा। बिल्कुल, और हमें 100% लोगों को साबित करना है। और ये तो हर कोई मानता है कि भाई अधिकतर लोग खसे हैं, तो हर कोई मानता है। लेकिन अब जो लड़ाई है वो तो सिर्फ 60% लोगों में सिर्फ 11% को साबित करना है। बिल्कुल। और वो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा बाकी जो क्राइटेरिया है हमारे, जैसे 1965 में एक लूकर कमेटी आई, और लूकर कमेटी ये कहती है कि उन लोगों को ट्राइब का दर्जा दे सकता है जो बहुत सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो हम तो ऑलरेडी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दूसरा वो कहता है उन लोगों को मिल सकता है जिनकी संस्कृति बहुत अलग हो। तो हमारी संस्कृति बहुत अलग है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जो पूजा होती है वो दो तरीके से होती है। या तो वैष्णव पद्धति से होगी, तो वो होता है, वो हो गया द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद का सिद्धांत क्या होता है? एक ईश्वर है बड़ी और हम उसके उपासक हैं, दो लोग हो गए। लेकिन एक शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि ईश्वर ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं ना। तो तो उसमें क्या है कि ईश्वर और मनुष्य एक ही है। लेकिन उत्तराखंड में तीसरे तरह की पद्धति है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक मनुष्य के अंदर, मतलब डोल डमाओं करके जागर लगाता है, और एक मनुष्य के अंदर देवता प्रकट होता है और फिर वो लोगों से करता है। और इवन एक और मैं बात बताता हूँ कि मैदानी इलाकों में पुनर्जन्म की व्यवस्था है, कि पुनर्जन्म होता है, हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर आप डिटेल में जाओ तो पहाड़ में पुनर्जन्म नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे तो यहाँ मैंने किसी को बोला, भूत नृत्य होता है तो हमारे वो यहाँ। कह रहे तो वो कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हो। मैंने कहा अगर पहाड़ पुनर्जन्म होता तो जो भी जागर लगता है, तो हर जागर में किसी न किसी के पिताजी या दादा या दादी आके बात करते ही हैं। अगर पहाड़ में पुनर्जन्म होता तो दादा दादी आके कैसे बात करते हो, तो बच्चे हो चुके होते हैं। तो इसको मतलब हमारी संस्कृति में, पहाड़ की संस्कृति में पुनर्जन्म सबका नहीं होता, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। ये मान सकते हैं कि जो नहीं आ रहे उनका पुनर्जन्म हो चुका है। हाँ, और जिनके जो आ रहे हैं उनका तो पुनर्जन्म नहीं हुआ, नहीं तो आ कैसे रहे। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार ऐसा होगा जो ये कहता होगा कि हमारे जब देवता नाचते हैं तो हमारा दादा दादी पिता पिताजी नहीं आते। हो ही नहीं सकता। या तो दादी आती होगी, दादा आते होंगे, कोई ना कोई आता ही होगा। तो इसका मतलब हमारी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है। फिर जैसे मैदानी इलाकों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते पंडित लोग, हमारे यहाँ मीट खाते हैं। उसके अलावा तो ये सारे क्राइटेरिया जो लूकर कमेटी के हैं वो हम फुलफिल करते हैं। और सबसे मजेदार बात, आप जो भी आप किताब कुछ देखिए, जो कुछ भी लोगों को निशान जी रोक रहा हूँ, कुछ लोगों को हमारी ये बातें इस तरह से भी लग रही होगी कि हम किसी के अगेंस्ट हैं। लेकिन आप जो भी बातें कर रहे हैं वो पूरे पूरे उस क्राइटेरिया के तौर पर कह रहे हैं जहाँ हम एक शेड्यूल, मतलब हम उस चीज़ को फुलफिल करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हाँ, अब जैसे एक और बात मैं बताता हूँ कि आप कोई भी किताब पढ़ लो ट्राइब की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सब में ये होता है कि ट्राइब कौन है? जो जंगलों में रहते हैं। तो हमारे गांव तो जंगलों में बसे हैं भाई। 85% हिस्सा अगर जंगल है तो हमारा गांव तो जंगल ही है। बिल्कुल। हमारा कोई गांव ऐसे नहीं जहाँ बाघ नहीं आता, भालू नहीं आता, सियार नहीं आता, लकड़बग्गा नहीं आता, सब में आता है। और पर्यावरण में हम हमेशा ये बात कहते हैं कि बाघ गांव में नहीं आता, गांव ही जंगल में बसा होता है इसलिए बाघ आता है, या भालू इसलिए आता है। उसके बीच में तो हमारे बिल्कुल। तो गांव जंगल में बस। दूसरी बात, ये बोला जाता है कि वो लोग ट्राइब होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। तीसरी बात वो बोली जाती है कि अधिकतर ट्राइब वो होते हैं जो बॉर्डर किनारे रहते हैं। हुँ, तो उत्तराखंड जो है, जैसे देश भारत में कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो बॉर्डर में रहती हैं, हम वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो जंगलों में रहती है, हम वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं।
कुछ ट्राइब ऐसी है जो पहाड़ में रहती है, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है, और पूरे देश में एकलौते हम हैं जो जंगल में भी रहते हैं, बॉर्डर में भी रहते हैं और पहाड़ में भी रहते हैं, और तब भी हम ट्राइब नहीं है, ट्राइब। और समुदाय के रूप में भी। जैसे यूपी में बहुत सारे लोगों को ट्राइब का दर्जा मिला है, और उन लोगों को मिला है जहाँ पे जंगल नाम की चीज नहीं है, उन लोगों को मिला है जो समुदाय में नहीं रहते। समुदाय का मतलब है जैसे आपका गांव है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके गांव में टीडी का भी नहीं रहता होगा, टीडी गढ़वाल का भी नहीं होगा, सब पौड़ी के ही होंगे ना। मतलब उस गांव में वो लोग होंगे जो पिछले 5 6 7 पीढ़ी से उसी गांव में रहते होंगे, तो उसे कहते हैं समुदाय का। तो जब मैदानी इलाकों में उन लोगों को भी ट्राइब का दर्जा मिल गया जहाँ पे जंगल नहीं है, उन लोगों को भी ट्राइब का दर्जा मिल गया जहाँ पे जो समुदाय के रूप में नहीं रहते, एक बंदा यहाँ रहता है तो एक बंदा 5 किलोमीटर दूर रहता है, तो हमारे तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो हमें ट्राइब का तो मतलब 100% मिलना ही मिलना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। निशान जी, बिल्कुल आपने टू द पॉइंट बात की है। लड़ाई अभी बेसिक स्तर पर है, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग इस चीज़ को समझेंगे जो आपने बात की है, और उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि जहां हम इन सब की बात करते हैं, मशाल लेके और मूल निवास और भू कानून की तख्तियां पकड़ के, जहां हम धूप में बारिश में लगे हैं, अच्छी बात है, लगना चाहिए। लेकिन अगर उसके फैक्ट को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, आपने जिन भी तथ्यों को रखा है, कुल मिला के कहने का मतलब वही है, हमारे सामने सब कुछ तैयार है, हमें बस उसको लेना है। और उसको लेने के लिए हमको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है कि किस तरह, और ज़्यादा कठिन काम तो है भी नहीं। निशान जी, आपकी एक ये जी, आप करें, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं करता जो बात मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपकी जो ये वीडियो है, इस वीडियो में नीचे जो कमेंट करेंगे लोग, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसके रिलेटेड अगर उनको डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे, बिल्कुल, तो वो व्हाट्सअप कर दे कि उनको एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक तरह से एक संकल्प भी है, हम वही बात बोलेंगे जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे। निशान बिना जी, पर डॉक्यूमेंट चैनल के बिना जो आप यूट्यूब में एक चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला है, अगर उसका भी बीच-बीच में उसका मेंशन कर दें, हम उसका, क्योंकि ये एडिट करके हम उसमें डाल भी देंगे, लेकिन आप एक बार उसका नाम भी बोल दें, क्योंकि आपके उसमें बहुत अच्छे, और जी, निशान जी। जी, वो चैनल है द उत्तराखंडी पॉडकास्ट चैनल है, और उसमें आप देखोगे तो एक उत्तराखंडी महिला की एक फोटो वोटो बनी होगी, और उसमें हम जो भी वीडियो डालते हैं, हम जो बात बोल रहे होते हैं वो बात सबूतों के साथ डालते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि उसके बावजूद भी अगर कोई सबूत आपको रह रहा है कि छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दो, या जो अभी हम बात कर रहे हैं या आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी कोई कमेंट बॉक्स में डाल दे कि मुझे ये सबूत चाहिए, तो वो सबूत भी हम पेश करेंगे। जी। तो हमारा ये क्लियर है कि हम लोगों को सबूत दें, जो भी सबूत मांग रहे हैं हम सबूत दें, और वो अपनी लड़ाई लड़ें, और जहाँ भी हमारी लड़ाई की जरूरत है वो हम आपके साथ खड़े हैं। निशान जी, ये लड़ाई की बात है, क्योंकि अब हमने, क्योंकि लोगों को एक पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ के लेकर बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि अपने स्तर तक आप जो काम कर रहे हैं, उत्तराखंड एकता मंच जो काम कर रहा है, वो अपने स्तर पर क्या काम कर रहा है? मतलब किस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? जी, जी। अभी एक्चुअल में जैसे देहरादून में जो आपका ये है दून लाइब्रेरी है, दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, वहाँ पे 28 तारीख को हमारी मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में इतिहासकार लोग हैं, रिटायर्ड अधिकारी लोग हैं, आईएएस अधिकारी हैं रिटायर्ड, और कुछ वकील हैं, कुछ लेखक हैं, समाज सेवी क्रांतिकारी हैं, और कई कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। वो सब मिलके बैठ रहे हैं, और वहाँ हम 2 समितियाँ अनाउंस करेंगे। एक होता है गढ़वाली ट्राइबल कमेटी, और एक होता है कुमाऊनी ट्राइबल कमेटी। जी। ये 2 कमेटियाँ बनानी पड़ेगी। वो इसलिए है कि आप एज अ उत्तराखंडी आप उधर ट्राइबल नहीं मिल सकता। जैसे जौनसार उन्होंने एज अ जौनसार ट्राइब करा है, या हाटी को जो मिला उन्होंने एज अ हाटी बोला है, तो हमें 2 गढ़वाली और 2 एक कुमाऊनी, 2 समुदायों को अलग अलग हमने फाइल चलानी पड़ेगी। तो ये हमारी कमेटी, गढ़वाली ट्राइबल कमेटी और कुमाऊनी ट्राइबल कमेटी बन रही है। वो अनाउंस हो जाएगा वहाँ पे, कौन इसके प्रेसिडेंट होंगे, कौन इसके सेक्रेटरी होंगे, और वो लोग सरकार से बात करेंगे। और वो काम ऐसा है कि सबसे पहले जो हमारी फाइल है वो जाएगी, ये आपके जो मंत्रालय है, जनजातीय डिपार्टमेंट है उत्तराखंड सरकार का, उसके पास फाइल जाएगी, और वो हमसे कुछ सबूत मांगे वो हम देंगे। फिर उसके बाद वो अप्रूव करके फाइल को भेजेगा मुख्यमंत्री के पास, या सॉरी अपने मंत्री के पास, जो भी जन कल्याण मंत्री होगा। फिर उस मंत्री के पास फाइल जाएगी, मुख्यमंत्री के पास जाएगी, और फिर वो मुख्यमंत्री उसको अपने कैबिनेट में रखेगा, और फिर कैबिनेट विधानसभा में रखेगा, फिर विधानसभा पास करेगी, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। और
होता ये है कि राज्य सरकार जिस भी फाइल को भेजती है वो केंद्र सरकार अप्रूव कर ही लेता है। हो सकता है कि 1 साल में करे, 2 साल में करे, 5 साल में करे, लेकिन ऐसा नहीं आया है कि राज्य सरकार ने पास कर दी हो और केंद्र ने उसको वापस कर दिया, ऐसा कोई देखने में नहीं आया। तो ये कि अगर राज्य सरकार वो पास कर देगी तो हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा मुद्दा ऐसा है कि हर साल, हर 6 महीने में आप एक ना एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आज भी वहीं खड़े हुए, 5 साल बाद भी वहीं खड़े, ऐसा नहीं होगा। हम अभी एक दो स्टेप पिछले ऊपर बढ़ रहे हैं। 1-2 महीने की बात करें निशांत जी, आपने मुझसे फ़ोन में बहुत सारी जानकारी ली, गाँव से रिलेटेड जानकारी ली। मैं भी उस चीज़ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी उस चीज़ से अनभिज्ञ था कि आप जिस तरह से बातें कर रहे थे, आपने जागरों की मुझसे जानकारी ली थी और जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, अभी आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग है देहरादून में और बड़े उसमें अधिकारी हैं और काफ़ी ऊपर तक आप ये बढ़ चुकी है और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास, आपने सीधे-सीधे जिस तरह से बोला, हमको केवल उसको लेना है। वो सर्व हमारे पास है और हमें उसको लेना है। जी। बिल्कुल निशांत जी। और निशांत जी, जी, आप। और मैं एक चीज बोलूंगा, अभी दिल्ली में जो सीपी है, कनॉट प्लेस है, उस उधर जनपद एक जगह है, जनपद में नेशनल आर्काइव है जिसे पूरे हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं और 100, 200, 500 साल पुराने रिकॉर्ड होते हैं, वो मैं रिकॉर्ड देखे हैं। और उसमें गढ़वाल राइफल के कुछ रिकॉर्ड मिले और एक रिकॉर्ड मिला हमें भारत सरकार का, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक जो लोग शहीद हुए थे उनकी डिटेल दे रखी है कि उनका नाम और वो किस इलाके के थे और अब वो इलाका कहाँ है। जैसे कि उसमें लिखा रहेगा कि ये बंदा शहीद हुए थे इस तारीख को, इतने मतलब ऐसे शहीद हुए थे और ये उत्तराखंड में, मतलब अब जो इलाका है उत्तराखंड में आता है और ये चक्राता है, इस टाइप से लिखा रहता है। तो उसमें बड़ी मजेदार बात है कि अगर 100 लोग हैं, चाहे गढ़वाल राइफल की देखूं चाहे वैसी दूसरी जो फाइल है हम देखो, दोनों फाइलों में अगर 500 नाम लिखे हुए हैं तो मतलब अगर 100 नाम लिखे हुए मान लो, तो 100 में से 5 नाम ऐसे जिनके सरनेम में रावत, नेगी या बहुगुणा लिखा हुआ है। बाकी जो 95 हैं तो उसमें या तो सिंह लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब जैसे टीकाराम शाहजी हैं जौनसार के, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं 1950 से पहले लोग रावत, नेगी, चौहान वहान नहीं लगाते थे। ये 1950 के बाद लिखना चालू किया और उन्होंने ही हमें ये बात बताई थी कि जितने भी लोग सरनेम लगाते हैं, हमने कटोच जी भी यही बोलते हैं, जितने भी लोग सरनेम लगाते हैं वो अपना भूमि, ये जो आपका खाता खतौनी है वो चेक करें, वो परिवार हिस्ट्री चेक करें। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो उनसे आज से 100 साल पहले का जो व्यक्ति रहा होगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो इस समय 60 साल का है, तो अगर वो अपने दादा का चेक करेगा तो वो लगभग 100 साल के थे, तो उसमें उसको सरनेम नहीं मिलेगा, 90% संभावना है। सिंह है, दूसरा, बिल्कुल। अगर कोई आपने व्यक्ति कम उम्र का है, मुझसे भी आपने वही प्रश्न किया था निशांत जी कि आप अपनी खाता खतौनी चेक कीजिए और मैंने किया, बिल्कुल उसमें सिंह है जो मेरे परदादा और जिनका, अब तो उसमें नाम दर नाम क्योंकि चेंज होता है, लेकिन पुराने जो आपने, एक किसान बही मिलती थी हमें, उसमें मैं तो उसमें सिंह मेंशन है। आपकी जाति, आपका बिल्कुल वो कहीं भी मेंशन नहीं है। जी। जी। और कोई सवाल? हाँ निशांत जी, बिल्कुल। और निशांत जी, जिस तरह से आप लोग ये इस पूरे आंदोलन को लेकर हैं, लेकिन बहुत साइलेंट तरीके से आप इस स्टेप काफी ऊपर तक चले गए हैं, तो निशांत जी, क्योंकि ये मान के चलें कि जो तथ्य आपके पास, वो आपको ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। जो कि अंदर जब आपका सबूत होते हैं और आपकी सच्चाई पता होती है आपको, आपके अंतर आत्मा जो बहुत मजबूत होता है। इसलिए हम लोग इस बात को बहुत मजबूत कह पाते हैं चीज़ को लेकर। दूसरा सबसे मेन बात है कि हमें कोई चुनावी राजनीति तो करनी नहीं है कि हमें लोगों को झूठ बोलना पड़े, कि झूठ बोल के लोगों की हमें तो ये है कि लोगों को जगह है, तो इसलिए हमें ये आत्मबल हमारा और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल निशांत जी, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा जन जागरण है, लोगों को अपनी वापस वो चीजें जो हम तितर बितर होके मांग कर रहे हैं, जिसपे हमारा, जिस तरह से हम भू कानून और मूल निवास को लेकर लड़ रहे हैं, अच्छी बात है लड़ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए। अच्छा निशांत जी, एक सवाल, आम जनमानस में किस तरह से हम इस विषय को लेकर जाएं? आम जनमानस में, मैं कैट पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी जैसे देहरादून की जो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जो हमारा दौरा होगा वो पौड़ी गढ़वाल का होगा। पौड़ी गढ़वाल में मैं श्रीनगर में, राठ में, इधर से जगह की मीटिंग फिक्स है। उसके बाद जब ये पौड़ी का वो खत्म हो जाएगा दौरा, फिर हमारा ये रानीखेत
और ये जो विधानसभा है इस साइड आसपास दौरा है हमारा, वहाँ ऑलरेडी मीटिंग फिक्स है हमारी। और फिर उसके बाद हमारा रवई, जौनपुर, चक्राता में है। इवन हमें नीति में ऑलरेडी टाइम मिला हुआ है, लेकिन वो लोग की हमने बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम लोग अब फिक्स डिमांड करना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ भी आइए। तो हमारा यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ का जो भी एरिया है, हम आपके जो विधानसभा लेवल था, इवन विधानसभा के ब्लॉक लेवल जो इलाकों में हम मीटिंग करेंगे। और कोई भी उत्तराखंड में कोई व्यक्ति है, जैसे जब हम पौड़ी में जाए तो कोई व्यक्ति अगर कहे कि हम पौड़ी में कोई मीटिंग करना चाहता हूँ, तो पौड़ी में कहीं पे भी हो तो हम पर्सनली उसके वहाँ जाएंगे। और हमारे पास पूरी गाड़ी में सारा सामान रहता है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट रहते हैं। इवन हम एक प्रोजेक्टर साउंड सिस्टम लेके चलते हैं, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो हम फिजिकली भी दिखाते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी लोगों को दिखाते हैं। और हमारा जो भी सेशन होता है वो ऐसा होता है कि हम पहले अपनी बात समझाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के आधार पे, और फिर लोगों के क्वेश्चन आंसर देते हैं। तो ये होता है कि 1 घंटा में बात समझाई और लोगों के क्वेश्चन आंसर 1 घंटा 1.5 घंटा लिए। हमारे ये नहीं गए देखे आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम ये चाहते हैं कि आप कुछ बात कह रहे हैं, लोगों से सवाल पूछे और फिर हम उनका जवाब दें, तो और चीज़ें गहर तक जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल निशांत जी, बहुत सही पूरी इस तरीके से आपने समझाया कि मुझे भी बहुत सारे पॉइंट क्लियर नहीं था। आपने इस इंटरव्यू में मुझे भी वो सारे पॉइंट क्लियर करवा दिए। स्टेज बहुत अर्ली है, मैं भी ये भी मान के चलूँगा, लोग समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि हालाँकि आप अपने स्तर तक बहुत आगे भी पहुँच चुके हैं। आपने जिस तरह से आपकी पूरी टीम ने, मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड एकता मंच का आभारी हूँ कि आप लोग प्रदेश से बाहर रहकर या प्रदेश में देहरादून या दिल्ली और अन्य जगहों में आप लोग काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं, और अब वो काम उत्तराखंडी को करना है। अब वो काम उत्तराखंडी को करना है। और अगर कोई मुझसे चलते-चलते प्रश्न पूछेगा कि एक गाँव के आदमी की क्या भागीदारी होगी इस आंदोलन में? हाँ, गांव के आदमी की बहुत भागीदारी होगी, क्योंकि गांव का जो आदमी है, अगर उससे आप पूछोगे तो उसकी एक ही पीड़ा है, जो जंगल है ये मेरे क्यों नहीं है। उसकी एक ही पीड़ा है कि जंगल में जो लीचू निकल रहा है, जो बाघ निकल रहा है, बाघ जी जो कमा रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, मेरे बच्चे क्यों नहीं कमा रहे। ये नदी में से जो रेत निकल रहा है, संकट चल रहे हैं, उसका टीका बाहर वाले को क्यों मिलता, मुझे क्यों नहीं मिलता। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नौकरियां मिल रही है, नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिल रही। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप थाने देखिए, एसडीएम ऑफिस देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, और फिर पता करिए कितने लोग गवर्नमेंट में पहाड़ी हैं। और मैं कई संस्थान बताता हूँ, एक डीएवी एक संस्थान है उत्तर में है, उधर 42 लोग हैं पूरे, और उन 42 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति है जो पहाड़ी है। और ऐसे संस्थानों में मैं बता रहा हूँ, और अगर मतलब एक व्यक्ति का पहाड़ी तो समझ लो सिर्फ 2.5% है। ऐसे पहाड़ में आपको बहुत संस्था वो जाएंगे जहाँ पे पहाड़ी सरकारी नौकरी में ना के नाचते हैं। तो ये तो गुलामी हो गई ना। बिल्कुल। भाई जो का शासन था, अंग्रेजी अधिकारी होते थे, उससे पहले मुगलों का शासन था, तो सारे जो मुगल होते थे। अब अगर हमारे लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे ऊपर शासन होता है। मैं बताता हूँ, आरक्षण मिलता है, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। जो आरक्षण मिलता है वो इस बेस से मिलता है कि लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले। मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ कि दिल्ली में गुर्जर समाज का जाट समुदाय है जो बहुत अमीर है, मतलब लखपति लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते थे तो उनको रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी दिया गया। तो पहाड़ के लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, तभी वो सत्ता में भागीदारी हो पाएंगे, तभी पुलिस में, एसडी में, ये सरकारी नौकरियों का प्रतिनिधित्व होगा। अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी नौकरी में, तो ये मान लेना चाहिए कि हम अभी भी पहले मुगलों की गुलामी करी, अंग्रेजों की करी, और अभी भी हम गुलामी में ही जी रहे, क्योंकि जो हम पे शासन कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने चलाए, जिन लोगों ने बलात्कार किए, उन्हें एक भी व्यक्ति पहाड़ी नहीं था। दूसरी बात, अंग्रेजों के जमाने में जब हत्याकांड हुआ तो लोग बड़े हैरान थे कि गोली चलाने वाले लोग भारतीय थे, उन्होंने गोली चलाई, उनने उनका दिल क्यों नहीं पसीजा। वो इसलिए कि जो गोली खा रहे थे लोग वो सिख लोग थे, और जो गोली चला रहे गोरखा लोग थे।
अगर गोली चलाने वालों में एक भी अगर सिख होता तो वो हत्याकांड नहीं होता। अगर मुजफ्फरनगर कांड में एक भी सिख वाला पहाड़ी होता तो वो कांड नहीं होता। तो अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, अगर हमें नौकरी में वो नौकरियां नहीं मिली, तो मुजफ्फरनगर कांड पहाड़ में दोबारा हो सकता है। वो 100% होगा। हम ये आशा करें कि हो सकता है, हम कह रहे हैं वो 100% होगा। तो अगर मुजफ्फरनगर कांड से बचना है पहाड़ को दोबारा, तो अपने लोगों को सरकारी नौकरी में आना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं, मुजफ्फरनगर कांड होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जिस जल, जंगल, जमीन और जिस जवानी को बचाने को लेकर हम लड़ रहे हैं, उस सब को लेकर एक ही सॉल्यूशन है, ट्राइब। और अगर हम इसमें आ जाते हैं, लोगों को इसी चीज़ को लेकर हमको जाना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से निशांत जी आपने समझा होगा कि लोगों को अपने जिन समस्याओं को लेकर हम आम तौर पर जूझ रहे हैं, यदि उनका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, तो लोग आसानी से इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल निशांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब चर्चा को हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि लगभग आपने 1 घंटा और समय का तो पता ही नहीं लगा कि कब आप, क्योंकि आपने जिस तरह से इस पूरे विषय को लेकर, हैट्स ऑफ यू। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली इस पूरे विषय को अध्ययन किया, इस विषय का। और इतने अच्छे से शायद अ जिस जिस अध्ययन के साथ आप इसको लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल आप अभी तो अकेले हैं, लेकिन कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग ज़रूर खड़े होंगे। और उत्तराखंड के जनमानस को इस विषय को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना ही होगा। क्योंकि यदि हम जल, जंगल, ज़मीन, जैसे मैंने पहले कहा, यदि इसको बचाना है, अपने उत्तराखंड को बचाना है, इस पूरी धरोहर को संजोना है, तो आपको इस अधिकार के लिए आगे आना ही होगा। और तब जाके ही हम इन सारी समस्याओं से पार पाएँगे। निशांत जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत आभार। और भविष्य में भी हम ये ऐसी चर्चाएँ करते रहेंगे, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति अब हमको मिला है, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जाने बिल्कुल ऐसे बाँध के रखेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं। और मुझे, क्योंकि मैंने आपकी 1-2 गूगल मीट भी, आपने बहुत अच्छे उसमें कई इंटेलेक्चुअल पर्सन को आप उसमें लाए थे। उसमें भी मेरा भी बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है। हिमाचल से उसमें लोग जुड़े थे, उत्तराखंड से संबंधित लोग हैं, लेकिन हिमाचल में रहते हैं, तो समस्या उत्तराखंड की है, हिमाचल में भी उस समस्या को लेकर उठा रहे हैं आप। और आपका विशेष आभार करते हैं हम, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये हम वीडियो अपने जिस भी चैनल में जाएँगे, दर्शकों से खासा अनुरोध रहेगा कि आप कमेंट ज़रूर करें। विषय अभी एक ऐसा विषय है, अगर हम इसके पॉइंट को समझ लें, इसको पूरा ट्रिगर कर लें हम, तो समझ लीजिए हम उत्तराखंडियों को हमारा जल, जंगल, ज़मीन बचाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी ताकत, कोई भी राजनीतिक दल हमें नहीं रोक सकता है। और हम अपने उन अधिकारों के लिए लड़ें सबसे पहले, और जुड़ें उत्तराखंड एकता मंच के इन साथियों के साथ जुड़ें, जिन्होंने ये इतना बड़ा बेड़ा अपने कंधों पे लिया है। निशांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ऑफ़िशियली इंटरव्यू को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।